हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप सबके सब प्रमोट होकर अब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए हैं, है ना। और सेकंड ईयर में आज हम C204 इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CCS यूनिवर्सिटी ने आपके इस C204 इनकम टैक्स का सिलेबस क्या क्या रखा है। तो इसमें हम सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD in Faculty of Commerce, Coordinator IGNOU 39016, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। तो सब्जेक्ट अगर हम देखें, आपके मेन कॉमर्स के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो C201 से स्टार्ट होकर 206 तक है। C201 जो है आपका, ये आपका कंपनी लॉ है। इसमें कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस होंगे और कंपनी लॉ को हम समझेंगे कि 2013 में कंपनी लॉ में क्या क्या चीजें रखी गई हैं उस प्रोविजन में, उसे डिटेल में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। C202 ये आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, कॉस्टिंग की बुक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें फाइनेंशियल बुक्स के साथ साथ कॉस्टिंग का रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कॉस्ट निकालनी होती है। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स बनती हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारा डिटेल जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है C203, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में हम देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। बिजनेस को आगे करना है, बिजनेस ग्रो होना है, तो बिजनेस के मैनेजमेंट फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा एक पेपर आपका सेपरेट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का C203 है। अब ये आ गया आपका पेपर C204 जिसकी हम बात कर रहे हैं। C204 ये है आपका इनकम टैक्स। आज एग्जैक्ट जो मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूँ कि आज हम C204 इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका डिटेल में सिलेबस क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फिर C205 आता है आपका, यह है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत आसान पेपर है C205 का आपका। और लास्ट आता है C206, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक का फाइनेंस कैसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट का फाइनेंस एक तरीके से होता है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, कैसे पब्लिक के वेलफेयर पे खर्च करती है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, टैक्सेशन कैसे लगाती है, वो सारी डिटेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है ये पब्लिक फाइनेंस का। तो टोटल 6 पेपर आपको मेन कॉमर्स के पढ़ने हैं, इसके अलावा फाउंडेशन और वो वाले पेपर्स तो आपके हैं ही। तो अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस आपका जो है आपका इनकम टैक्स का, है ना। C204 का जो आपका उसमें यूनिट वाइज है, 5 यूनिट में ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस बांटा है यूनिवर्सिटी ने, 5 यूनिट। पहली जो यूनिट है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि इनकम क्या होती है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से इनकम है, और इनकम क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, पर्सन्स कौन होते हैं, है ना, SSC कौन है, और टैक्स कैसे निकाला जाता है ना, टैक्स का रेट्स क्या है। वो बेसिक चीजें, एक तरीके से कॉन्सेप्ट कब बना इनकम टैक्स, टैक्सेशन की जरूरत क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब तमाम चीजें जो आपके दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए, वो सारी चीजें यूनिट 1 में रखी गई। फिर यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज लगाया जाता है टैक्सेशन का, स्कोप क्या है टोटल इनकम का, है ना। ये सब अलग अलग चैप्टर हो जाते हैं आपके। रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, तो ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद है आपका इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बहुत सारी इनकम देखिए ऐसी हैं जो कि जिन पर टैक्स नहीं लगता है, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं। तो इस वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम को गवर्नमेंट ने जो है इनकम का पार्ट ही नहीं बनाया। वो वाली इनकम पे गवर्नमेंट कहती है कि आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट वर्ड यूज होता है कि आपको इनकम में जोड़ने की ही जरूरत नहीं है, उस इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं। तो बिल्कुल अलग से सेक्शन 10 बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स है वो बेसिकली इतना क्लियर है
उसमें हर चीजें इतनी क्लियर कर रखी है, अलग से चैप्टर बना के दे दिया आपका कि भाई इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ऐसी इनकम जिन पे टैक्स लगना ही नहीं, एक पूरा चैप्टर अलग से बना दिया कि भाई सेक्शन 10 में ये इनकम है, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, है ना। कंफ्यूजन कहीं ना रहे, तभी तो आखिर आप अच्छी तरीके से टैक्सेशन को पढ़ पाएंगे। तो ये यूनिट 2 है। फिर इसके बाद आती है आपकी इनकम टैक्स में यूनिट 3। यूनिट 3 देखिए है हेड्स ऑफ इनकम। अब सारा इनकम टैक्स का जो निचोड़ है, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स में 60 to 70% पार्ट ये यूनिट 3 ले जाती है, क्योंकि इसमें है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, आय के स्रोत क्या क्या है, तो सिर्फ 5 स्रोतों में बांट दिए गए हैं दोस्तों। देखिए सिर्फ 5 हेड्स हैं इनकम के। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, आपकी सैलरी से इनकम होगी। सैलरी का मतलब वेजेस, अगर आपकी मजदूरी कर रहे हैं तो वेजेस भी इसी में आएगा, अगर आप रिटायर हो गए आपको पेंशन मिल रही है तो भी इसी में आएगा, है ना। तो बहुत डिटेल चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी का, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी हो, आपकी कोई मकान हो, आपका कोई दुकान हो और उसको आपने किराए पे उठा दिया। अगर आपने उसे रेंट पे उठा दिया तो रेंट पे उठाने के फलस्वरूप क्या होगा, आपको इनकम हो रही है। जब आपकी इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स ही तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, तो उस पर कैसे टैक्स लगाएंगे, कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ना आप सैलरी इनकम कर रहे हो, ना आप हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो, आपका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है ना, आप प्रोफेशनल हैं, आप बहुत बढ़िया, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपने अपना एक प्रोफेशन चला रखा है। तो भाई प्रोफेशन करोगे, बिजनेस करोगे तो वहां से भी तो इनकम होगी। तो उसका कैसे इनकम टैक्स लगाया जाता है, कौन कौन से अकाउंट बनाते हो, तो किस टाइप से कैलकुलेशन की जाती है, वो सारा हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। फिर इसके बाद जो फोर्थ हेड आएगा वो होता है कैपिटल गेन्स। आपने कोई मकान खरीदा, कोई जमीन खरीदी, है ना, और इस ऑब्जेक्ट से खरीदी कि इसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, इसे बेच लूंगा, इनकम अर्न कर लूंगा, तो वो इनकम कैपिटल गेन कहलाती है। लोग शेयर्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और जब उसके पैसे बढ़ जाते हैं तो सेल कर देते हैं। तो ऐसी इनकम जो होती है, ये भी तो इनकम हो गई आपकी, ये इनकम कहलाती है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इसमें, ये फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन का। और उसके बाद फिफ्थ हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो दोस्तों कितना अच्छा कर दिया इन्होंने, जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आएगी वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज का मतलब अगर ऐसी कोई इनकम ना वो सैलरी से लग रही है आपको, सैलरी की इनकम नहीं है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं है, ये तो पीजीबीपी भी नहीं है, ये तो कैपिटल गेन भी नहीं है, तो यहाँ दोनों टैक्स, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यानी कि बचा कुचा जो भी कुछ है इनकम का वो यहाँ पर टैक्स पेल होगा, है ना। तो 5 हेड्स हैं आपके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर हमें पैसे पड़े हुए मिल गए तो वो तो कहीं टैक्स बिल नहीं होंगे। होंगे बेटा, वो तो आपके जो है लास्ट हेड जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें टैक्स देना पड़ेगा, है ना। आपकी लॉटरी लग गई, किस हेड में आएगी बताइए, क्या पहले हेड में आएगी सैलरी से इनकम है, क्या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, वो क्या बिजनेस प्रोफेशन से है, क्या कैपिटल गेन से है, नहीं। जब चारों में नो तो 5वें में लिख दो आप, वो 5th हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब 5 हेड में बांटा गया है। तो मैंने बताया आपको 60 to 70% सिलेबस आपका वो यही लेके जाता है। फिर इसके बाद आपका यूनिट 4 जो आती है इसमें, वो है आपकी कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब आप जब इनकम निकालना सीख जाते हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होती है कि टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स कैसे निकाला जाएगा, उसकी लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। तो इसमें क्या है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए जब पर्सन पढ़ेंगे तो पर्सन कई तरह के होते हैं, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, कंपनी होती है, फर्म होती है, एओपी बीओआई होती है, लेकिन यहाँ पर आपके जो बीकॉम के सिलेबस में रखा गया है उसमें सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करनी आनी चाहिए टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की आपकी लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है सिर्फ वो हमें पता होनी चाहिए, उसको निकालने का मेथड। तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टैक्स लायबिलिटी यानी कि जब सारे हेड्स पढ़ लेंगे, सारे हेड्स पढ़ने के बाद, अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी आदमी की एक से ज्यादा हेड से इनकम हो, कुछ कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं इनकी 5 हेड से इनकम होती है, भाई उनकी सैलरी भी है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी भी है, उनका पीजीबीपी बिजनेस भी चल रहा है, उनका कैपिटल गेन भी हो गया, उनके अदर सोर्सेज भी हो गई। तो भैया सारी इनकम जोड़िए आप,
उस इनकम पे टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है इंडिविजुअल की, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्रीगेशन ऑफ इनकम, वो जो एग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ सारा जुड़ के कैसे टैक्स निकाला जाता है, वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम में आएगा आपका। फिर ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अच्छा, एग्रीगेशन ऑफ इनकम में बेसिकली होता क्या है कि जो और लोगों की इनकम है उस पे भी जो क्लबिंग कहते हैं इसे हम, ये क्लब कर दी जाती है बहुत सारी चीजें। जैसे कि क्या होता है कभी कभी एग्रीगेशन ऑफ इनकम में आप समझिए पहले, जैसे पता लगा कि भाई मेरी सैलरी से इनकम हो रही है, मेरा एक मकान भी है कोई, है ना, मेरे 2-3 मकान है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसके हाउस प्रॉपर्टी का किराया खुद लूंगा तो मेरे ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और मेरा तो मैंने टैक्स रेट आपको बताई है कि भाई देखिए, आपको थोड़ी सी जानकारी है कि टैक्स स्लैब जो होते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो हमारा जो टैक्स है वो ज्यादा चलता है। तो लोग करते क्या है इसमें टैक्स बचाने के लिए कि अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करने का मतलब आपने क्या किया कि स्पाउस के नाम पे, यानी कि हस्बैंड है तो हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो उसने जो है हाउस प्रॉपर्टी वो वाइफ के नाम में दिखा दी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चों के नाम से एफडी करा लेते हैं। बच्चों के नाम पे एफडी करा लेंगे कि बच्चों की इनकम हो गई, बच्चों का तो टैक्स कुछ नहीं निकल के आएगा क्योंकि 2.5 लाख तक तो नील होता है। तो इस टाइप में क्या होता है जब आप ये कोशिश करते हो तो वो इनकम जो भी इस टाइप की कोशिश करेगा उसकी इनकम में क्लब कर दी जाती है ना। तो क्लबिंग ऑफ इनकम एक अलग से चैप्टर है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए, इनकम टैक्स जो बना हुआ है वो ये नहीं बना हुआ कि आपको खाली प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उस पर टैक्स लेती जाएगी और गवर्नमेंट आपको लॉस अगर हो जाता है तो उस पर कुछ छूट नहीं देगी, ऐसा नहीं। अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को भी आप सेट ऑफ करा सकते हो, आप हेड से खत्म कर सकते हो। जैसे मुझे मान लिया सैलरी मिली है, मेरा बिजनेस भी हो रहा है और मेरे बिजनेस से लॉस हो गया, तो क्या मैं बिजनेस का लॉस अपनी सैलरी में से माइनस कर सकता हूँ? तो उसके जो सेपरेट रूल्स है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि एक हेड की इनकम से दूसरे हेड के लॉस को राइट ऑफ करना, खत्म करना। जैसे मान लिया मेरी सैलरी की इनकम है 20 लाख रुपए, है ना, और मान लिया मेरी जो बिजनेस या प्रोफेशन से लॉस हो रहा है वो हो रहा है मेरा 8 लाख रुपए। तो क्या मुझे 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, या मुझे 12 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, या मुझे 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा? तो वो चीज हम इसमें सीखेंगे कि भाई सेट ऑफ हो जाता है लॉस, यानी कि 20 लाख रुपए आपकी सैलरी से इनकम है और 8 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया, सॉरी 12 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया अगर, तो 12 लाख लॉस माइनस कर दीजिए, उसमें से सिर्फ 8 लाख पे टैक्स दीजिए। 8 लाख का नुकसान हो गया तो 20 में से 8 माइनस कर दीजिए, 12 लाख पे टैक्स दीजिए। तो उसके पूरे रूल्स बने हुए हैं, वो कहलाता है सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बाई चांस मेरा लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, इस साल मैं उस लॉस को राइट ऑफ नहीं करा पाया, उस लॉस को इनकम में से एडजस्ट नहीं करा पाया, मेरी तो और कोई इनकम ही नहीं है, मेरा तो मान लिया एक बिजनेस ही है और कोई इनकम ही नहीं है और बिजनेस से मुझे नुकसान हो गया, तो मेरी इनकम तो माइनस में चली गई, लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या है कि इनकम प्लस में थोड़ी है, इनकम तो मेरी माइनस में है। और सपोज करिए मेरी और कोई इनकम है ही नहीं उसके अलावा, जब और कोई इनकम नहीं होगी तो वो नुकसान तो मेरा राइट ऑफ हुआ ही नहीं, तो उसे क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं मैं? अगर कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आगे आने वाले सालों में क्या उस नुकसान, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या उस नुकसान को मैं उसमें से माइनस कर सकता हूँ, उसमें से मैं सेट ऑफ करा सकता हूँ? अगर करा सकता हूँ तो कितने साल तक गवर्नमेंट मुझे अलाउ करेगी? मान लिया अगले साल फिर मुझे लॉस हो गया, तो अब तो 1 साल के लॉस के लिए रो रहा था मैं, अब मुझे 2 साल का लॉस हो गया, तीसरे साल मुझे प्रॉफिट हुआ, तो क्या उस प्रॉफिट में से मैं इन दोनों लॉसेस को माइनस कर सकता हूँ, है ना? तो ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है ये कितने साल तक गवर्नमेंट अलाउ करती है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर आप देखेंगे बहुत अच्छा चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल आप टैक्स प्लानिंग करिए और जो है टैक्स बचाइए, और उसके लिए क्या होता है गवर्नमेंट छूट देती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें अगर आप पैसे जमा करते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें वही सारी स्कीम्स पढ़ेंगे हम। जैसे LIC कराते हो आप, क्या LIC जब आप कराते हो तो क्या उसमें टैक्स से छूट मिलती है? बिल्कुल मिलती है, 80C है और 80C के अंतर्गत आप उससे छूट ले सकते हो, है ना? तो वो छूट जो डिडक्शन में आती है उसे हम क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो प्रीमियम जमा किया उसकी छूट मिल सकती है? क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसमें प्रीमियम डिपॉजिट कर दिया, आपका मान लिया 20,000 रुपए का प्रीमियम आया, तो क्या 20,000 रुपए मैं अपनी इनकम में से घटा सकता हूँ? यस, घटा सकते हैं।
तो इसके लिए नॉलेज चाहिए, इस चैप्टर को पता होगा तभी तो आप माइनस कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कहेंगे यार टैक्स दे दो पूरे इनकम पे, नॉलेज ही नहीं है हमें। इसलिए ये रखा गया है। आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन की छूट मिलती है। आप अगर आपने अगर डोनेट कर रखा है कहीं पर पैसा तो डोनेशन की छूट मिलती है। आप अगर शारीरिक रूप से विकलांग हैं, है ना, आप हैंडीकैप्ड हैं, तो हैंडीकैप्ड के लिए भी छूट मिलती है। तो वो कौन कौन सी छूट है, वो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। इसमें डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80 कहलाता है। ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये लास्ट वाले चैप्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चैप्टर है हमारा, ये सेक्शन 80 कहलाता है। और सेक्शन 80 में छूट मिलती है। तो इसका मतलब इसमें भी आप देखेंगे तो आप पहले कंप्यूट कैसे करेंगे, है ना, ये चीज देखेंगे। एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या होती है, सेट ऑफ क्या होती है, और डिडक्शन क्या होती है। तो ये चार चीजें हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यूनिट 5 आएगी आपकी, और लास्ट यूनिट है ये, यूनिट 5 जो है हमारी, ये है टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर टैक्स मैनेजमेंट। जब सारी चीजें पढ़ लेते हो उसके बाद अब मैनेज कर सकते हो। जब नॉलेज होगी तभी तो मैनेज कर पाओगे। इसीलिए लास्ट में रखा गया है कि पहले सारा चैप्टर, सारे हेड, सारी डिडक्शन, सब कुछ आपने पढ़ लिया, सेट ऑफ के रूल्स पढ़ लिए, एग्रीगेशन पता लग गया आपको डिडक्शन पता लग गई, सब चीजें पता लग गई, तब हमारे टैक्स मैनेजमेंट पे आते हैं, है ना। तो टैक्स मैनेजमेंट में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस, आपने नाम सुना होगा टीडीएस का। तो ये चीज होती है वो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप जो है जिसको भी पेमेंट करते हैं उसका रूल्स है पूरे, तो उसमें आप टैक्स काटने के बाद पेमेंट करिए। टैक्स कुछ काटिए तो किस रेट से टैक्स कटेगा, क्या क्या 100 रुपये भी पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी टैक्स काटना है, या कोई लिमिट है कि भाई 35,000 है तो उसके ऊपर ही टैक्स कटेगा। तो वो सारी चीजें, कब हमें टैक्स काटना है, टैक्स काट के पेमेंट करना है, कैसे टैक्स जो टीडीएस होता है उसकी आप उसको क्लेम कर सकते हो, वो सारी चीजें इसमें पढ़ोगे आप टीडीएस में, है ना। फिर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना पड़ता है, किसके लिए जरूरी है ना, कब हमें करना चाहिए, किस रेट से करना चाहिए, वो सारी चीजें हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे। असेसमेंट प्रोसीजर, अब आप अपना असेसमेंट कैसे करोगे, अपना रिटर्न कैसे फाइल करोगे, और अपना जो वहां पे जाके अपना रिटर्न, अपना असेसमेंट कराओगे, वो कितने तरह का असेसमेंट होता है, कब कब हमें असेसमेंट कराना कंपलसरी है, कब इनकम टैक्स वाले अपने आप असेसमेंट कर देते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन होती हैं, है ना। अब अथॉरिटीज के बारे में पता होना तो बहुत जरूरी है। आप क्लेम कब करोगे, कहाँ जाओगे, है ना, कौन कौन सी अथॉरिटी है, किससे मिलना है, बाबू क्या होता है, ऑफिसर सबसे बड़ा क्या होता है, सीबीडीटी क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमें मिलना पड़ेगा क्या अपने उसके लिए, है ना, या फिर किसी कमिश्नर से मिलना होगा। वो सारी चीजें अथॉरिटीज बताई गई हैं आपको, कौन कौन सी अथॉरिटीज है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी टैक्स में बताया है पूरी। और मुझे लगता है कि सारे का सारे चीजें जो है आपको एक एक आउटलुक समझ में आ गया होगा इसका, कि हाँ हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस आधार पे हमें पढ़ते चलना है ना, क्या चीज पढ़नी है, वो सब मेरा काम है। आपको तो सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कवर अप करनी है, वो मैं कराऊंगा। बस आप लोग एंजॉय करें इस पूरे पेपर को, क्योंकि ये पेपर ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका कि लाइफ टाइम काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम अगर इसे एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, आपको समझ में चीजें ज्यादा आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको मेरा सिलेबस समझ में आ गया है और आपको ये लगता है कि हाँ पूरा सिलेबस अच्छा है, वीडियो बनाना भी मेरे लिए, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। मैं जब स्टार्ट करता हूँ सब्जेक्ट तो सबसे पहले सिलेबस ही बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, यानी कि एक तरीके से बाउंड्रीज क्या है आपकी, इन बाउंड्रीज के अंदर आपको रहना है, ये चीजें आपको कवर अप करनी है, इन चीजों का आइडिया सबसे पहले होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया पूरा का पूरा सिलेबस। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे जो है लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्राइवेट में भी, जो कुछ लोग बच्चे दे रहे होते हैं, उन्हें सिलेबस तक का पता नहीं होता, और सिलेबस का पता ना हो पाने के कारण वो जो है परेशान रहते हैं, है ना। तो पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। और देखिए मैं आपको हर टॉपिक की, डेफिनेटली हर टॉपिक की मैं इसमें वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आप जो मेरे लेक्चर्स हैं, आपको क्लास में कोई डाउट होता है तो आप वहां पर उसे एनी टाइम वो चीज आप दोबारा से सुन सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसी के साथ मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। बाय बाय।